हेलो बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ द्वारा आयोजित केमिस्ट्री के ई पाठशाला में आप सभी 12th साइंस के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ सॉल्यूशन का अगला पार्ट 11। अभी हम लोग का सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है और अभी तक हम लोग 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट टाइम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप कि आपको ये तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे पार्ट 11 में, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले हमने आपको प्रीवियस पार्ट 10 में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर कुछ न्यूमेरिकल दिया था एज ए होमवर्क। आई होप कि वो न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। और तो जरा देख लीजिए अपना न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन आपने जो किया उसका आंसर क्या आपको मिलना चाहिए था। तो अपने आंसर में मैच कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर 2.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था और सेकेंड का आंसर 10.87 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था। उम्मीद है कि आप लोग का ये आंसर बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट में एक बात कहूंगा कि कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो उसका न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस आप लोग को जरूर करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में एक न्यूमेरिकल लगभग मोस्ट ऑफ द इयर्स में आपका एक न्यूमेरिकल आया है और आता ही आता है। इसीलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल जरूर से जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरू करने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, एक फिनोमिनन समझना पड़ेगा। उसका नाम है ऑस्मोसिस। बड़ा अच्छा सा नाम है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? स्टूडेंट आप देखते होंगे कि जब कोई ड्राई ग्रेप्स को, कौन सा ग्रेप्स को? ड्राई ग्रेप्स को, जिसको आप कहते हो क्या कहते हो? किशमिश। यदि पानी में भिगो के छोड़ते हो, थोड़ी देर छोड़ देते हो, डुबा के छोड़ देते हो, थोड़ी देर आप क्या देखोगे? उस पानी में जो ड्राई ग्रेप्स है फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। फूल के उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? तो आप कहोगे कि सर फूल के तो बड़ा होगा ही, पानी में डूबा हुआ था। तो पानी में डूबा हुआ रहने से ये बड़ा साइज में कैसे हो गया? तो सीधी सी बात है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है इस ड्राई ग्रेप्स के अंदर इंटर किया और ड्राई ग्रेप्स के जो ऊपर का जो लेयर है उसको अलाउ किया। किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर सॉल्वेंट को। तभी ना वो फूल के बड़ा हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पानी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो ऐसा होता है। जैसे आप चने में ही देख सकते हो, रात को चना आप भिगो के छोड़ देते हो, सुबह आप देखते हो इतने बड़े बड़े मतलब फूल के बड़े हो जाते हैं। तो वहां भी हम कह सकते हैं वहां क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। एक और बात हम कहेंगे, देखिए ये हमारा एक टैंक है और इस टैंक पे एक कंपार्टमेंट में सॉल्ट वाटर है, दूसरे कंपार्टमेंट में फ्रेश वाटर है। अब आप बोलोगे सर ये बीच में क्या है? बीच में जो पार्टीशन है वो क्या है? तो ये है एक मेम्ब्रेन, यह एक झिल्ली जिसको कहते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली जो हर पार्टिकल को ये अलाउ नहीं करता। ये जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, यदि इसको बारीकी से ध्यान से देखिए तो हम उसके अंदर पाएंगे छोटे छोटे पोर्स। दिख रहा है ये छोटे छोटे पोर्स? ये पोर कितनी साइज होती है कि सभी पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करता। एक तरफ हमारा क्या था? एक तरफ हमारा सॉल्ट वाटर था, दूसरे तरफ हमारा फ्रेश वाटर था। अब हम क्या पाएंगे स्टूडेंट? जो फ्रेश वाटर है मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, और जो सॉल्ट वाटर उसमें सॉल्ट के आयन्स है, जैसे Na+ और Cl-, साथ ही साथ वाटर भी है। तो हम क्या पाएंगे स्टूडेंट कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो फ्रेश वाटर के जो हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर के थ्रू से पास कर रहा है। यानी ये जो मेम्ब्रेन है ये वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, चूंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल को क्या करता है? अलाउ करता है, परमिट देता है कि तुम पास हो जाओ। इसलिए इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसको पास करने देगा? जाहिर सी बात है इसका पोर जो साइज है और इस मॉलिक्यूल का जो साइज हो वो सूटेबल हो। यदि ये सूटेबल होगा तो इसके मॉलिक्यूल इस पोर के द्वारा पार कर जाएगा, यानी इस पर मूव कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। सही है ना? तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। हम क्या कहेंगे इसको? ऑस्मोसिस हो रहा है। और ये ऑस्मोसिस, ये जो मूवमेंट हो रहा है किसके? फ्रेश वाटर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का किधर?
सॉल्यूशन की ओर, चूंकि सॉल्ट वाटर क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से सॉल्ट वाटर की तरफ यानी सॉल्यूशन की तरफ क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। यही नहीं, यदि हम एक और कंपार्टमेंट की बात करें और एक तरफ हम डाइल्यूट सॉल्यूशन रखें और एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखें, यूं कह सकते हैं कि एक तरफ का कॉन्सेंट्रेशन लो है और एक तरफ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भी हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरह क्या करेगा, मूव करेगा। किसके थ्रू से स्टूडेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। तो इसी फिनोमिनन को कहते हैं स्टूडेंट क्या, ऑस्मोसिस। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कौन से मॉलिक्यूल का फ्लो होना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, किधर से, प्योर सॉल्वेंट से, किधर की ओर, सॉल्यूशन की तरफ। किसके थ्रू से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट ऑस्मोसिस। इसको हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी आपने देखा ना, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन था और एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था, फ्लो कर रहा था। तो इसी मूवमेंट को हम कहते हैं स्टूडेंट ऑस्मोसिस। और ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है सारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, एसपीएम का। ठीक है, इसी के थ्रू से हमारा होता है ऑस्मोसिस। ओके, अब बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, केवल और केवल पास किसको करता हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को करता हो। क्यों केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को करता, आप जानते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो साइज है, उस मॉलिक्यूल के जो साइज में यदि हम कंपैरिजन करें सॉल्यूट मॉलिक्यूल से, हम तो पाएंगे सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल के साइज छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, है ना। इसी मेम्ब्रेन को कहते हैं स्टूडेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे एग मेम्ब्रेन, आप बोलोगे एग्जांपल सर कुछ ऐसे मेम्ब्रेन का नाम बताइए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हाँ है, जैसे एग मेम्ब्रेन, अंडे का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है, जब बॉइल करते हैं ना अंडे को, जो व्हाइट कलर का जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग एग मेम्ब्रेन। ऑल एनिमल मेम्ब्रेन, जैसे एनिमल ब्लैडर, पिग ब्लैडर, है ना, ये सारे आपके एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर भी हमारा, ऑल एनिमल ब्लैडर आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ प्लांट मेम्ब्रेन भी होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कुछ आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है जो हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, ये भी हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो हम इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग को ऑस्मोसिस का ये प्रोसेस समझ में आ गया। क्या होता है ऑस्मोसिस, तो उस फिनोमेनन को कहेंगे या उस प्रोसेस को कहेंगे जहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से डिफ्यूज करे या फ्लो करे, या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करे। इसी फिनोमेनन को कहते हैं ऑस्मोसिस, या इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हम लोग रेडी हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए। क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए स्टूडेंट, जब समझिए ये हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन और ये हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस किसके थ्रू से होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बताइए यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा कि यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा। अभी हमने समझाया था कि ऑस्मोसिस में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से क्या करेगा, इस सेमी परमेबल के थ्रू से पास करेगा और वो मूवमेंट हो जाएगा सॉल्वेंट से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा सोचिए स्टूडेंट कि जब यहां से यहां के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर करेगा तो बताइए इस सॉल्यूशन पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस सॉल्यूशन पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। कैसे, मान लो आपका यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, कौन सा पिस्टन समझते हैं, पिस्टन जिसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा। पिस्टन जो मूवेबल होता है, ऊपर नीचे आ सकता है। तो यहाँ मान लो एक पिस्टन लगा हुआ है, तो बताओ जब इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से एंटर करेगा तो बताइए उस पिस्टन पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो पिस्टन ऊपर जाना चाहेगा जो उसका लेवल बढ़ेगा। सही बात है। तो बताओ उस पिस्टन पर प्रेशर एग्जर्ट किसके कारण हो रहा है, वो जो प्रेशर उसमें जो आ रहा है किसमें, पिस्टन पे, किसके कारण, ऑस्मोसिस के कारण। तो इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से या प्योर सॉल्वेंट से जब कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से जब पास करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ,
ठीक है। तो उस सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर एग्जर्ट होता है, किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण। और उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका एक और अल्टरनेट डेफिनेशन है, हम इसे चाहे तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हमें इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना, यानी ऑस्मोसिस होने नहीं देना, यानी इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से पास होने नहीं देना है, तो क्या करेंगे? हम इस पिस्टन पर जो ये पी जो आप देख रहे हैं, ये पी यहाँ भी है, ये पी यहाँ भी है, ये पी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पी क्या हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमने एक्स्ट्रा पाई मतलब दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस पाई रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। किधर अप्लाई कर रहे हैं? हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर में अप्लाई कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? पाई है। ये इतना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप कर जाए। हम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाए? स्टॉप कर जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से पास न कर सके। अब आप बताओ स्टूडेंट, कितना हम प्रेशर देंगे? ऑफ कोर्स जितना प्रेशर यहाँ पुश कर रहा था ये पिस्टन पर नीचे से ऊपर, उतना ही प्रेशर जब हम ऊपर से नीचे देंगे इस पिस्टन पर, तो बताइए क्या ऑस्मोसिस होगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप कर जाएगा। आप बोलोगे स्टूडेंट कि सर यदि ये प्रेशर हम और बढ़ा दें तो क्या होगा? यदि हम इस पाई का प्रेशर और पाई से भी ज्यादा कर दें तो बताओ क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी अब जो है यदि हम प्रेशर की वैल्यू, अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से यदि हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो पता ही क्या होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर जाएगा। तब कहेंगे यहाँ पर कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप भी कर सकते हैं और ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को बदल भी सकते हैं, यानी उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कब करेंगे? जब हमारा अप्लाइड प्रेशर हायर कॉन्सेंट्रेशन के साइड, बोलिए क्या हो? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया। तो अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप, क्या स्टॉप स्टूडेंट? जस्ट मिनट। टू स्टॉप, एक सेकेंड, टू स्टॉप क्या? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने में जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना चाहिए, एक्सेस प्रेशर है ना, किधर? सॉल्यूशन के साइड में, उसी अप्लाइड प्रेशर को कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, और इसे हम एक और तरीके से सिंपली कह सकते हैं, इट इज प्रेशर, इट इज प्रेशर, दिस द पार्ट, इट इज प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जस्ट स्टॉप द, बोलिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसको डिनोट क्या करेंगे हम लोग? पाई से। तो ये पाई जो स्टूडेंट है, ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह सिंबलाइज करते हैं? पाई से। समझा गया? एक ऐसा प्रेशर हम सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए? स्टॉप कर जाए। इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वीडियो को पॉज करते हुए आप अपने कॉपी में सारे जो टेक्स्ट आ रहे हैं, जो हमारा लिखा हुआ टर्म आ रहा है, उसको आप जरूर से जरूर राइट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया होगा। एक बात और है, अब हमने देखा कि कॉलिगेटिव सारे के सारे रिलेटिव लॉरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जरा बताइए, इस पे जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाएगा, ऑस्मोसिस क्या जाएगा? स्टॉप कर जाएगा। अब हम प्रेशर जो अप्लाई करेंगे क्या हर सॉल्यूशन में एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें कितना प्रेजेंट है। सॉल्यूट जैसा प्रेजेंट होगा वैसा ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। इसीलिए वॉन-थॉप लॉ में हम लोग ये जान पाएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वहां ये साबित कर पाएंगे कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जैसे अभी हमने कहा कि हर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता है, वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात हमें समझ में आएगा वॉन-थॉप लॉ में। कौन सा लॉ में? वॉन-थॉप लॉ। तो चलिए वॉन-थॉप लॉ को समझें। वॉन-थॉप लॉ का ये मानना है कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कौन सा सॉल्यूशन के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी जिधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उधर ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यानी कि उस ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसका होगा वो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ये जो हम वॉन थॉप लॉ पढ़ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। वॉन थॉप ने क्या किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था। उन्होंने देखा कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मोलरिटी के, यानी उस सॉल्यूशन के, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर के भी क्या पाया होगा उन्होंने देखा होगा कि जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा इंटर कर रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। ये C क्या है स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन, ये T क्या है, टेम्परेचर। तो हम कह रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये R क्या आ गया, जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या डालते हैं, एक कांस्टेंट डालते हैं। ये R हमारा वही कांस्टेंट है। इस R का कांस्टेंट को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, बिल्कुल आप लोग गैसेस लॉ जो पढ़े थे आप, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, याद कीजिए, वही हमारा R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये सॉल्यूशन है, तो इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है जस्ट उतना ही पाया गया है जितना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है गैसेस के लिए। इसीलिए इसकी वैल्यू बराबर होने के कारण इस R को हम यहाँ कह सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट। हियर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छा से मालूम है, R इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल या 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ऐसे R की वैल्यू और भी होता है, लेकिन यहाँ हम फोकस करेंगे इस वैल्यू को, चूंकि हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में प्रेशर की बात हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो ATM में आएगा, इसीलिए हम इसी वैल्यू को यहाँ पर लेके चलेंगे। R इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आपको पहले से भी याद होगा। चलिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी के, C रिप्रेजेंट मोलरिटी और टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको मालूम है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 रिप्रेजेंट सॉल्यूट और V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N2 by V। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जब C इक्वल टू N2 by V होगा तो हम इस E की जगह पर सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं पाई इक्वल टू N2 RT by V, पाई इक्वल टू N2 RT by V। अब जरा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि सर ये जो वॉन थॉप लॉ है जिन्होंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सर ये कैसे मान लें? और अभी हमने कहा कि एक्सपेरिमेंटली R की वैल्यू जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कह रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के क्या है, बराबर है। तो सर ये कैसे मान लें? देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से हमारा गैस का जो प्रेशर होता है, आपको याद होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसास लॉ, तो आपको बॉयल्स लॉ को याद करना पड़ेगा। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़े थे कि प्रेशर, किसी गैस का जो प्रेशर होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ भी वही देखिए, प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स होता है। वॉल्यूम जितना कम होगी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये वॉन थॉप लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, गैसेस लॉज पर बेस्ड है। आपको ये भी याद होगा कि हमारा गैसेस का जो प्रेशर होता है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पाई इक्वल टू क्या लिखे, N2 RT by V। कैसे लिखे, क्योंकि हमने कहा C इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए N2 by V। C इक्वल टू क्या होता है, N2 by V, और हम इसी की जगह वैल्यू को पुट कर दिए तो हो गया पाई इक्वल टू N2 RT by V और पाई V इक्वल टू N2 RT। देखिए, देख लिया ना, याद कीजिए गैसेस लॉ में PV इक्वल टू nRT आपको मिला था और सॉल्यूशन फेज में क्या मिला, पाई V इक्वल टू N2 RT। इसे आप वॉन थॉप लॉ कह सकते हैं। दिस इज द वॉन थॉप इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको। सो क्या बोल सकते हैं आप, वॉन थॉप इक्वेशन, क्योंकि वॉन थॉप लॉ से आया है इसीलिए इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं वॉन थॉप इक्वेशन। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ वहां पर P था और यहाँ पाई था। P कहाँ पे था, गैसेस फेज के लिए गैसेस लॉ में, और पाई यहाँ पर
बोलिए सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि यहाँ पाई रिप्रेजेंट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है कि पाई भी इक्वल टू N2RT या पाई भी इक्वल टू N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास। तो W2 बाई क्या है M2, W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट और M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप तो जान ही रहे हैं और T भी आप जान रहे हैं, जिस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना है। तो इस तरह हमें मिला पाई भी इक्वल टू W2RT बाई M2, और इससे साफ पता चल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलिए मास ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, W2 इज द मास ऑफ द सॉल्यूट एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने कहा था कि वीडियो को पॉज करते हुए अपना नोट्स भी अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। Thus by knowing all other values, यानी कि सारे वैल्यूज को जान लिया जाए तो हम M2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करते जा रहे हैं, अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते जा रहे हैं। तो हम यहाँ M2 फाइंड कर सकते हैं, M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा W2RT बाई पाई भी। तो यदि हम पाई जान लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो और R तो कांस्टेंट हो तो वैल्यू आप जानते ही हैं, तो हम आसानी से किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन M2 इक्वल टू W2RT बाई पाई। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। 1 liter of an aqueous solution of a protein contain 10 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2 into 10 to the power minus 3 atmosphere. Calculate the molar mass of protein. यानी प्रोटीन का कोई सॉल्यूट है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और उसमें 10 ग्राम प्रोटीन है। कितना है 10 ग्राम, और वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है 300 केल्विन पर, 300 केल्विन। टेम्परेचर भी गिवन है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट 2 into 10 to the power minus 3 एटमॉस्फेयर। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन का मोलर मास क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को फोकस करेंगे। गिवन वैल्यू W2 मास ऑफ द सॉल्यूट 10 ग्राम, बोलिए। अगला वॉल्यूम कितना 1 लीटर, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 2 into 10 to the power minus 3, और मोलर मास कितना, यही तो फाइंड करना है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, R की वैल्यू आप जानते हैं 0.02082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और M2 इक्वल टू अभी हमने बताया था W2RT बाई पाई। अब बोलिए सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, और सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आसानी से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। W2 की वैल्यू 10 हमने पुट कर दिया, R की वैल्यू हमने 0.082 पुट कर दिया, टेम्परेचर 300 पुट कर दिया, और पाई की वैल्यू 2 into 10 power minus 3, और वॉल्यूम का वैल्यू 1 लीटर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, देखिए कितना दिख रहा है आपको, कितना आया। तो ये आपका आंसर हुआ, दिस इज द ग्राम पर मोल। तो ये हम आंसर इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आया 1,23,000 ग्राम पर मोल। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास, ज्यादा तो हो गए ना, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ज्यादा होगा ही, 1,23,000 ग्राम पर मोल। तो ये इस तरह से हम एक अननोन सॉलिड का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर होमवर्क में क्वेश्चन, जरूर आप प्रैक्टिस के लिए आपको हम जरूर होमवर्क में क्वेश्चन देंगे। तो ये हम आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, आप लोग हमें जरूर ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। कोई केन शुगर का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है सॉल्यूशन का, जिसमें 5% आपका केन शुगर है, यानी सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, और कितने टेम्परेचर पर 15 डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस में, पहले उसको आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन खुद से पढ़िएगा, पहले कॉपी में इस कॉपी क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, और आपको मालूम है कि अगला जब पार्ट 12 बनाएंगे तो इसका आंसर आपको हम डिस्प्ले कर देंगे, अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में चर्चा किया था। हमने क्या बोला था कि यदि हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड वाले सॉल्यूशन में यदि हम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा हमारा वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है।
आपके घर में आरओ लगा रहता है, या जो समुद्र के जो पानी को जो पीने योग्य बनाया जाता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, किसके प्रिंसिपल पर? बिल्कुल रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पर। देखिए कैसे, ये हमारा एक टैंक है ना, इधर हमारा सॉल्ट वाटर है और इधर हमारा फ्रेश वाटर है। यानी इधर हमारा सॉल्ट वाटर का मतलब हुआ हायर कॉन्सेंट्रेशन और फ्रेश का मतलब हुआ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब जरा बात समझिए। तो ये हमारा फ्रेश वाटर है और ये हमारा सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर जो हम लोग समुद्र से जो पानी को इकट्ठा किए हैं और हमें उसको क्या करना, फ्रेश करना है, मतलब उसको हम लोग प्यूरिफाई करना है। हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा रखे हैं, पिस्टन लगा रखे हैं, हम प्रेशर देंगे, इस पिस्टन पे क्या देंगे, प्रेशर देंगे। कितना प्रेशर देंगे? और बीच में लगा हुआ एक फिल्टर, दैट मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू से होता है ऑस्मोसिस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पिस्टन पे इतना प्रेशर देंगे, पिस्टन पे हम इतना प्रेशर देंगे कि वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो बताओ, सॉल्ट वाटर में जितना भी सॉल्ट के वाटर में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, यदि मैं पूछूं आपसे कि बताओ इसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल आयन यानी कि सोडियम, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन क्या मूव करेगा? नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि सॉल्यूट पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल का साइज होता है बड़ा होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से कौन सा मॉलिक्यूल इस पे एंटर करेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए, हमें केवल वाटर चाहिए। सॉल्ट तो हमको हटाना है, रिफाइन करना है, प्यूरिफाई करना है। तो बताइए इस प्रोसेस में जब प्रेशर हम देंगे और वो प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है इधर एंटर करना शुरू करेगा। बोलिए, और इस तरह से हमें कौन सा वाटर, हम इसको आउटलेट के थ्रू से बाहर निकालते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, यहाँ से डालते जाएंगे और यहाँ से निकालते जाएंगे। तो ये जो निकलेगा हमारे पास, जो हमें मिलेगा, वो कौन सा वाटर होगा? फ्रेश वाटर। सॉल्ट हट जाएगा क्योंकि सॉल्ट हमारा इस कंपार्टमेंट में रह गया, क्योंकि सॉल्ट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल के पास नहीं करता। तो इस तरह से हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा हम आसानी से वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वेज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन, through the membrane as a semi-permeable membrane. Commonly used semi-permeable cellulose acetate, यानी कि वाटर प्यूरिफायर में हम लोग का जनरली semi-permeable membrane में सेलुलोज एसीटेट लगा रहता है। ओके, अब एक और बात हम बताने जा रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जरा ध्यान देंगे, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन कितना स्टूडेंट? C2। एक का C1, एक का C2। बताइए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक सेम होगा? हरगिज नहीं। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा π1 = C1RT, इसका होगा π2 = C2RT। लेकिन मान के चलो स्टूडेंट कि यदि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? बराबर हो। यदि मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों का इक्वल हो, तो बताओ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि π1 = C1RT, क्योंकि R और T कांस्टेंट है, जिस टेम्परेचर हमारा एज रूम टेम्परेचर, R तो कांस्टेंट है ही। यदि C1 और C2 दोनों का बराबर हो, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर हो, तो बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? π1 = π2 होगा। तो बताइए ऐसे केस में ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ऐसे केस में ये सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन ऐसे जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर पर क्या हो? सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब जरा ध्यान देंगे, व्हेन सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस अकर्स। यदि आप इसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कंपार्टमेंट में रखते हैं, एक तरफ ये सॉल्यूशन और दूसरी तरफ आपका ये सॉल्यूशन, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो, तो बताइए क्या ऑस्मोसिस होगा? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। यदि प्रेशर बराबर दोनों तरफ होगा तो क्या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मेम्ब्रेन के थ्रू से पास करेगा? मेम्ब्रेन तभी ना पास करेगा जब उसमें प्रेशर हो। प्रेशर जब देंगे तो हम कहने का मतलब, हम लोग कहने का मतलब ये है कि यदि आपका सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, यदि दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो कभी भी उन दोनों के बीच में ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब जरा बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत आसान है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो दूसरे से। दो सॉल्यूशन है जिसमें एक का एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज्यादा ही होगा। ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने क्या कहा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा हो, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। वाले सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। यानी जब भी ऑस्मोसिस होता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बीच में, यदि मैं पूछूं
कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक क्यों होता है, कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक क्यों सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर करता है, यानी ऑस्मोसिस होता है। तो क्या जवाब होगा आपका? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर का है, ठीक है, और ये क्या हमारा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ए सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मीन जिस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। तो जब भी ऑस्मोसिस होता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बीच होता है। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा आज का, है ना। तो इस उम्मीद के साथ सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और स्टे होम, स्टे लाइफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे और घर में अच्छा करके पढ़ाई करें, और इस लॉकडाउन ई पाठशाला डी श्री रामगढ़ में हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू।